Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Arpita, your social science teacher. So आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन ज्योग्राफी. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जानने से पहले हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को बनाना. अगर हम लोग कोई भी चीज़ को बनाते हैं दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जैसे अगर रॉ मटेरियल्स है तो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? रॉ मटेरियल्स मिलता है. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है हमने जो पढ़ा था, तो प्राइमरी सेक्टर से क्या है, हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है जो कि हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं. तो उसे क्या कहते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है, वो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. अब इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल एक लेते हैं कॉटन. कॉटन क्या होता है? हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है कॉटन. ठीक है, वो जाके क्या होता है? प्रोसेस होता है एंड उससे क्या बनता है? शर्ट्स, पैंट्स. सो क्या हो गया कि कॉटन जो है वो प्रोसेस होके क्या हो गया? टी शर्ट्स या पैंट्स या कुर्तीज या व्हाटएवर बना. अब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जो है यही है. एक प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल है वो हमें मिल जाता है. फॉर एग्जांपल अगर ये जो कॉटन है अगर हमें 20 रुपीज़ में मिला है या फिर मानिए 100 रुपीज़ में ही मिला है हमें कॉटन, तो वो क्या हो गया कि वो प्रोसेस हुआ एंड देन उसके बाद जो शर्ट और पैंट्स है वो क्या हो गया? वो 500 to 1000 में सेल हो रहा है. सो एक नॉर्मल रॉ मटेरियल क्या होता है? वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. और कौन चेंज करता है उसे? इट इज चेंज्ड एंड इट इज डन बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करते हैं? वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद उसे प्रोसेस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वो उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हैं. सो नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर. अब क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक डेवलपमेंट के लिए जो है वो बैकबोन कहा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. क्यों? जैसे कि कॉटन. ठीक है, कॉटन का ही मैं एग्जांपल लूँगी. कॉटन जैसा है कि हमारे पास बहुत हम इंडिया में ये प्रोड्यूस होता है कॉटन. ठीक है, तो अब कॉटन हमारे पास अबंडेंस में है, लेकिन क्या हो गया कि जब अबंडेंस में है तो वो क्या हो गया? दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है. नाउ हमारे यहाँ पे कॉटन जो है, कॉटन को अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, हाइपोथेटिकली एक नंबर हम लोग मान लेते हैं 100 रुपीज़. ठीक है, दूसरे कंट्री वाले हमसे कॉटन क्या किस में ले रहे हैं? 100 रुपीज़ में ले रहे हैं और हम उन्हें 100 में बेच रहे हैं. अब सोचिए दूसरा जो कंट्री है वो चाइना है. चाइना क्या करता है कि जो वो कॉटन लिया उसे मैन्युफैक्चर क्या कर दिया? उसे मैन्युफैक्चर टी शर्ट कर दिया. ठीक है, अब वो टी शर्ट हमारे यहाँ से 100 रुपीज़ में वो ले के गया, कॉटन एक इम्पोर्ट किया अपने वहाँ, और क्या किया? उसे उन्होंने मैन्युफैक्चर करके टी शर्ट बना दिया. अब वही टी शर्ट जो है वो हमें फिर से बेच रहे हैं फॉर 1000 रुपीज़. तो क्या हुआ? हम तो बेवकूफ़ बने, राइट, कि जो रॉ मटेरियल है हमारे यहाँ से कम दाम में लेकर गए, वो मैन्युफैक्चर उन्होंने किया और उससे हमें क्या? डबल द प्राइस में वो बेच रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इंडिया में ही ये किया जाए, जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो इंडिया ही अगर करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हमारे पास है ही, बहुत सारी चीज़ों का प्रोड्यूसर है इंडिया, राइट, स्पाइसेस, शुगर, फिर राइस, फिर ये
कॉटन, ये सब सारा का प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है। तो अगर हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं और फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो क्या होगा, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसका क्या होगा, रेट हमें ज़्यादा मिलेगा, और अगर रेट ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। Now, reduces a heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। अब अगर सिर्फ एग्रीकल्चर ही, एक पहले के इंसान सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, राइट, फार्मिंग करते थे, तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाता था। किसी से भी पूछिए क्या काम करते हैं, उनका एक लैंड है, अगर उनका लैंड नहीं है तो वो किसी और के लैंड में जाकर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर उसी रॉ मटेरियल से अगर कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फिनिश्ड गुड्स बनाने जाते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उसमें कमी है लोगों की, तो क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट, और यहाँ का भीड़ जाके वहाँ पे थोड़ा सा बट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर में जो डिपेंडेंसी है, मतलब एग्रीकल्चर में जो भीड़ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, हेल्प होगा दूसरे इंडस्ट्री में। दूसरे इंडस्ट्री मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाकर हेल्प होगी। It is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country। जैसे कि ये पॉइंट मैंने कहा, पॉइंट नंबर 2, कि वहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ऐसे भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती है, बट क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे आपने क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है, राइट। उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो क्या होगा कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे कॉटन को ही, कॉटन कितने सारे लोग बना सकते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब कितना ही कॉटन बनाएंगे इतने सारे लोग। लेकिन अगर आधा आधा लोग बट जाते हैं और कुछ लोग कॉटन का फार्मिंग करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, और कुछ लोग उसे प्रोसेस करके टी शर्ट, पैंट्स, बेडशीट्स, ये सब बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी होगा, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बनेगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, और यहाँ पे भीड़ जो है एग्रीकल्चर में वो क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। तो क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करती है, और एम्प्लॉयमेंट क्या करती है, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। Then, aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. Now, I'll give you an example for this. आपने अक्षय कुमार का जो मूवी है पैडमैन वो देखा होगा। उसमें क्या करते हैं कि उसमें लोग जो कॉटन है वो कॉटन ले जाकर क्या करते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ या रीजनल एरियाज़ जहाँ पे उतने लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है। इट इज़ नॉट इवन इंडस्ट्री, एक रूम लेकर वैसा काम स्टार्ट करते हैं वो लोग। दे मेक सैनिटरी नैपकिन्स और सैनिटरी पैड्स विद दिस कॉटन, राइट। और कौन बनाता है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द होम, राइट। घर की जो फीमेल जो पॉपुलेशन है वो उसे बनाती है। तो क्या होता है, इसे फीमेल्स लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनके घर में पैसा जाता है, और जो उस एरिया में जो थोड़ा सा टिपिकल थिंकिंग या फिर थोड़ा सा डिस्पैरिटीज़, जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सोचने में कि नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, अगर उनके घर के सामने जाके, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में अपने ही सिटी में अगर कुछ काम मिलता है, पैसा भी मिलता है, तो क्या होता है कि उनके लिए बेस्ट होता है। और उस तरीके से क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो भी बूम करती है, उनका भी काम हो जाता है, और क्या होता है कि जो यहाँ पे लोग हैं, नॉर्मल लोकल पीपल है, उन्हें भी पैसा मिल जाता है, राइट। सो
मूविंग ऑन टू एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है तो क्या होता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है विद अदर कंट्रीज, और अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंजेस भी मिलते हैं, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर द country. Now, countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. तो अगर क्या है कि हमारे मतलब दूसरे कंट्रीज में अगर फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि सिर्फ रॉ मटेरियल्स बना के अगर बेच रहे हैं तो उतना ज़्यादा वैल्यू या उतना ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, राइट, कि अगर आप कॉटन सिर्फ बेच रहे हो तो उतना ज़्यादा आपको अमाउंट या पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि अगर आप उसी से टी शर्ट बना रहे हो या शर्ट बना रहे हो तो उसका जो पैसा है वो आपको और ज़्यादा मिलता है। सेम वे में अगर शुगर है तो शुगर को सिर्फ शुगर केन है, शुगर केन के से बनता है, तो शुगर केन अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उतना ज़्यादा हमें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे प्रोसेस करके शुगर बनाते हैं तो क्या होता है, इट इज़ हायर इन कॉस्ट, उसका कॉस्ट दैट इज कॉस्टलियर, राइट, शुगर इज कॉस्टलियर दैन शुगर केन। तो हमें क्या होगा कि जो हमारा कंट्री है वो और ज़्यादा प्रॉस्परस होगा। क्यों प्रॉस्परस होगा? क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव। अब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो है वो क्या है, दोज आर नॉट एक्सक्लूसिव, दीज टू आर नॉट एक्सक्लूसिव, दीज बोथ दिस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड। अगर एक नहीं होता है तो दूसरा भी नहीं होगा, अगर दूसरा नहीं होता है तो पहला नहीं होगा। वाई नहीं होगा, विल सी। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, जो कि मैंने बताया। The agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. See, अब अगर एग्रीकल्चर है, जैसे मैंने कहा कि कॉटन, ठीक है, कॉटन अगर है और उसे अगर बहुत सारे लोग सब कॉटन बना रहे, लेकिन अगर उससे कुछ फिनिश्ड गुड्स नहीं बन रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा। अगर आपके घर पे अगर सब्जी नहीं बन रही है, कोई सब्जी नहीं बन रही है, बस सब्जी कटी जा रही है, सब मिलकर सब्जी काट रहे हैं, लेकिन बना कोई नहीं रहा है कुछ उससे, तो क्या होगा, सब्जी विल बी इन अबंडेंस, द रॉ वेजिटेबल विल बी इन अबंडेंस, लेकिन क्या होगा कि कुछ सब्जी उससे नहीं बनेगी, राइट। सो वैसे ही है कि अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को वैसा बूस्ट नहीं मिलता है, उसे उस लेवल का इंथुजियाज्म नहीं मिलता है कि ठीक है हम कॉटन तो बना रहे हैं या फिर हम शुगर केन तो लगा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है, हमारे पास तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अगर उसी से अगर आपको कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसके सामने बन जाती है और उन्हें कांस्टेंट ये जो प्रेशर होता है कि नहीं उस पर काम हो रहा है तो हमें भी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करना होगा, तो उससे क्या होगा कि जो काम है, जो इंथुसियाज्म है वो बढ़ते रहेगा। अब वीट, फॉर एग्जांपल वीट ले सकते हैं, ठीक है, एक जगह पे वीट का एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रहा है, अब वीट उगाया है उन्होंने, ठीक है, वीट उगाया है, अब वीट को बाहर बेच रहे हैं, कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई ज़्यादा दाम दे रहा है, कोई कम दाम दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो उगा रहे हैं, जो लोग जो लगा रहे हैं, उन्हें क्या है, उन्हें उस लेवल का इंथुजियाज्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर वीट जहाँ पे फार्मिंग हो रही है उसी जगह पे अगर एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बन जाता है जो कि उस वीट को लेकर उस वीट का बिस्किट बनाता है, तो क्या होगा कि उन्हें तो कंटिन्यूसली बनाते रहना होगा बिस्किट, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो इन्हें प्रेशराइज करेंगे कि नहीं हमें जल्दी जल्दी रॉ मटेरियल्स चाहिए, बिकॉज बिस्किट जो है वो बन गया है, सेल हो गया है और डिमांड में आ रहा है, तो इससे क्या होगा, तो इंथुजियाज्म मिलेगी और बूस्ट मिलेगा। In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and कॉम्पिटिटिव। अगर हमारा कंट्री अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है, अगर जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारे जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि हर कंट्री में एक दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड है वो चलते फिरते रहता है, मतलब हम अगर किसी और कंट्री से कुछ इंपोर्ट करा रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फिर किसी और से कर रहा है, तो क्या है कि ये जो ट्रेडिंग हो रही है
within countries, this is known as globalization. We read this in economics, right? सो ये ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं है तो क्या होगा कि जो कंट्री है वो डेवलप नहीं करेगी। अगर आप एक क्लास में सोचिए कि 60 स्टूडेंट्स है, उसमें से एक स्टूडेंट कॉर्नर में जाके बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, वो अपना आता है, टिफ़िन खाता है, पढ़ाई करता है और घर जाता है। बाकी जो 59 स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के नोट्स शेयर करते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं, अगर कोई डाउट्स है तो पूछते हैं दूसरे फ्रेंड्स से, दूसरे फ्रेंड्स के डाउट्स भी हेल्प करते हैं उससे भी बताने में। तो क्या होगा कि वो क्या है कि नई नई चीज़ें सीखेंगे, राइट। हमेशा क्या होता है कि हम सारी चीज़ें बुक्स और कॉपीज से नहीं सीखते हैं। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट। सो क्या होगा कि ये जो दूसरा बच्चा, जो एक बच्चा है वो अलग से बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं लगेगा, मतलब उसे क्या है कि उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा ये जो सोशल लाइफ है वो क्या होगा कि उसका कोई सोशल लाइफ नहीं होगा और उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। सो सेम गोज़ विद द कंट्रीज़ एज वेल। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला, ट्रेड वाला रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, यू विल बी कॉर्नर्ड। कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप अकेले ही अपने कंट्री में रह जाओगे। सो ये था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एंड जो आज हमने पढ़ा दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जो आगे के चैप्टर्स, जो आगे के चैप्टर में जो भी है विल लर्न इन द कमिंग वीडियोज़। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जहाँ तक मैंने समझाया, एंड आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे ये समझने में। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू अस एंड यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर द वीडियोज़ ऑफ other subjects, and you can go to the page in YouTube channel that is Beyond Teachings, and you'll get all the videos of all the subjects. And thank you for today. Bye bye, keep watching.